Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about another measure of central tendency, that is quartile, decile and percentile. As हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड डिस्कस किया था, इसके अंदर जो है हम मीन में एवरेज वैल्यू निकालते हैं। मीडियन में हम डेटा को जो है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। हाफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे मीडियन से पहले होती है और हाफ परसेंट 50% डेटा जो है वो मीडियन के बाद लाए करता है। इसी तरह से फर्दर ब्रेक करने के लिए डेटा को स्मॉलर सेगमेंट्स में उनकी जो है वो पोर्शंस की एवरेज मालूम करने के लिए डेटा को जो है वो 50% से स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड करने के लिए हम जो है वो क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी कि ये क्या है। Quartiles divides data into 4 equal parts, decile divides data in 10 equal parts, and percentile into 100 equal parts. So in this way the division is done. Let's see कि ये data जो है वो किस तरह से हम portions बना रहे हैं। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स, तो हम 3 क्वार्टाइल्स जो है वो इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये हमारा Q1 है, फर्स्ट क्वार्टाइल है, ये सेकंड क्वार्टाइल है एंड दिस इज द थर्ड क्वार्टाइल इन आवर डेटा सेट। तो फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 25% ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्वार्टाइल 50% डेटा को एंड थर्ड क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल डेटा। इसके बाद हम बात करते हैं इस डेटा को फर्दर उसके अंदर। तो ये हमारा जो है वो मीडियन है और ये 50% डेटा है। 50% के अंदर वी हैव गॉट ये इस हाफ का मीडियन है और ये इस हाफ का मीडियन है। सो फर्दर हमने जो है वो डेटा को इसके अंदर इंटरनली डिवाइड किया है। डिसाइल जो है वो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे मीटर को हम जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास जो है वो डेसीमीटर आता है। 1 डेसीमीटर इज 1/10 ऑफ द मीटर। सो अगर जो है वो डेटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो दैट इज डिसाइल। सो एज यू कैन सी दैट कि हम जो है वो डेटा सेम डेटा सेट को जो है वो अगर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो दैट इज़ द डिसाइल। ये हमारे पास D1 है। देन वी हैव गॉट D2, 20% डेटा हो गया। देन वी हैव गॉट D3, D4, D5 जो है वो 50% डेटा, इट इज़ equal to Q2, D6 and so on. So in this way this data set has been divided into 10 equal parts. अब D4 जो है वो 40% को रिप्रेजेंट करता है, D5 जो है वो 50% या 50% को शो करता है एंड दैट इज इक्वल टू Q2, D5 इज इक्वल टू 50% एंड सेकेंड क्वार्टाइल। सो यहाँ पर जो है वो मैं परसेंटेजेस भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो है वो फर्स्ट डिसाइल जो है वो कितने परसेंट डेटा को, जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह से D1 जो है D2 ये हमारे 10% ऑनवर्ड डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो
हमने बात की कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल क्या है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दीज मेजर्स, कि हम इन मेजर्स को कैलकुलेट किस तरह से करेंगे. तो फर्स्ट टॉक अबाउट दी क्वार्टाइल कैलकुलेशन, और इसके अंदर भी हम जो है वो दो तरह की कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ फॉर अनग्रुप डेटा एंड देन फॉर दी group data. The formula for ungrouped data is Q1 is size of n plus 1 divided by fourth value. सो डेटा सेट में टोटल फ्रीक्वेंसी को जो है 1 प्लस करने के बाद 4 से डिवाइड करेंगे, और जो हमारे पास जो है इस n+1/4 वैल्यू आएगी, हम डेटा सेट में चेक करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा सेट में कि ये वैल्यू जो है वो किस फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है. तो जिस फिगर की ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो फिगर हमारा जो है वो Q1 होगा. सेकेंड Q2 में हम जो है वो इस n+1 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q2 कैलकुलेट होता है. इसी तरह से जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो है वो Q3 कैलकुलेट हो जाएगा. 75% वैल्यू जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी. लेट्स डू इट ऑन एन एग्जाम्पल. लेट्स से हमारे पास ये एक डेटा सेट है where the marks of students in stats test have been described. तो हमारे पास जो है वो 5, 15, 25 ये मुख्तलिफ मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं. यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं 5 मार्क्स लिए हैं, कितने स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स लिए हैं, एंड सो ऑन. अब इस डेटा सेट में हम जो है वो लेट्स फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फॉर दिस डेटा सेट. तो पहला स्टेप जो हम इसमें करेंगे वो हम डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज कर लेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इस डेटा सेट की हम मालूम करेंगे. वी हैव गॉट दैट टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन दिस डेटा इज़ 180. 180 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं फर्स्ट कॉलम में. ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, और ये कॉलम जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करता है. अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करके चेक करते हैं कि हमारा जो है वो Q1 क्या आ रहा है. सो स्टेप 2 में हम जो है वो वैल्यूज पुट कर रहे हैं. पहले हम Q1 कैलकुलेट करते हैं. द फॉर्मूला फॉर Q1 इज़ n+1/4. सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टोटल थी वो 180 थी. इसे हमने जो है वो 4 से 1 प्लस करके डिवाइड किया तो वी हैव गॉट द वैल्यू एज 45.2 फिफ्थ आइटम. अब डेटा सेट में हमने ये चेक किया कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो किस वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है. तो 45.25 एलिमेंट की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी वो 25 थी. सो हमारा Q1 जो है वो 25 आया, 25 आया. हम इसको जो है वो दोबारा चेक कर लेते हैं हमारे डेटा सेट में कि 25 जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, या मोर अप्रोप्रिएटली 45.25 जो है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू या मार्क्स क्या हैं. हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो है वो 30 के बाद और 60 तक की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इस डेटा सेट से रिलेटेड है. तो हमारे पास जो है वो 45.25 जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाई करती हैं. सो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 25 है. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वार्टाइल. इसी तरह से बेटा अगर हम Q3 कैलकुलेट करते हैं तो सिमिलरली हमने जो वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी हैव गॉट Q3 1.35.7. इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल में 45 थी. सो Q3 वुड बी 45 इन दिस डेटा सेट.
Now we are going to talk about the computation of quartile for group data. Group data के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, Q1 is L plus H upon F, then total frequency divided by 4 and minus the cumulative frequency of the preceding class. ये जो है वो हमारी लोअर बाउंड्री ऑफ द क्लास है। उसके बाद फिर ये दिस इज द विड्थ ऑफ द क्लास, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, और ये जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेशन होगी। here we have got here we have got the data set। ये हमारे पास जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। दिस इज द क्लास, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो है वो क्लासेस हैं, देन वी हैव द फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मैंने जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाया है। तो इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, हम अनग्रुप डेटा से जो है वो पहले मालूम करेंगे कि हमारा जो है वो क्वार्टाइल किस क्लास के अंदर फॉल करेगा। अनग्रुप डेटा फॉर्मूला से हम करेंगे। आई विल शो यू कि ये किस तरह से होगा। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट Q3। तो Q3 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 थर्ड क्वार्टाइल है। तो पहले हम ये मालूम करेंगे कि हमारी जो Q3 है वो कौन सी क्लास में फॉल करता है। तो पहले हमें क्लास आइडेंटिफाई करनी है। क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है वो ये फॉर्मूला प्लेस करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 100 थी, हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें ये पता चला कि थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 75.75 वैल्यू जो है वो हमारी Q3 है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की जो है वो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी होगी, उस क्लास में हमारा Q3 जो है वो लाई करता है। तो लेट्स सी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस क्लास के अंदर है। Here you can see that कि 67 के बाद से लेके 87 तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस क्लास पे फॉल करती हैं। तो Q3 क्लास जो है वो हमारी ये है थर्ड क्वार्टाइल क्लास। अब इसके अंदर हम जो है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक वैल्यू मालूम करने के लिए, बिकॉज ये 51 से लेके 60 तक की वैल्यूज़ को या 51 से लेके 60 तक के स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे 75% जो है या Q3 डेटा जो है वो अगर वन स्पेसिफिक वैल्यू हम मालूम करना चाहेंगे तो फिर हम जो है वो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तब हमारे पास वी कैन सी दैट प्रीसीडिंग क्लास जो है इस हमारी जो Q3 की क्लास है इससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 67 है। क्लास विड्थ हमारे पास यहाँ पे 10 है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 है। टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी 100 है। अब हम जो है वो फॉर्मूला में हमारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम मालूम करेंगे कि वन स्पेसिफिक वैल्यू फॉर Q3 क्या है। So here is the formula for Q3 for group data। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। लोअर क्लास बाउंड्री इज 51, क्लास विड्थ इज 10, frequency of that class is 20, cumulative frequency is 100। ये फॉर्मूला का 3 और 4 है, और प्रीसीडिंग क्लास तक की इससे पहले इस क्लास से पहले जो है वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 67 थी। इन वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में प्लेस किया, इनको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो है वो इस तरह से Q3 आ गया 55। तो हमारा जो है वो दिस इज़ द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ Q3। पहले हमने जो है वो क्लास मालूम की थी कि हमारा Q3 किस क्लास में लाई करता है। 51 से लेके 60 तक की क्लास थी। अब उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू जो स्पेसिफिक वैल्यू है दैट इज़ 55। सो इन दिस में हम जो है वो Q3 मालूम कर सकते हैं, Q2 मालूम कर सकते हैं, Q1 मालूम कर सकते हैं। तो ग्रुप डेटा में ये काम जो है वो 2 स्टेप्स में होगा। पहले हम जो है वो रिस्पेक्टिव क्लास मालूम करेंगे,
अनग्रुप डेटा के फॉर्मूला से, और उसके बाद फिर हम ग्रुप डेटा फॉर्मूला में उस क्लास से रिलेटेड डेटा को एंटर करके और फिर हम स्पेसिफिक वैल्यू मालूम कर सकते हैं फॉर क्वार्टाइल. Now we will be talking about the decile calculation, computation of decile for ungrouped data and discrete data जो है वो इस फॉर्मूला से होगा. D1 is size of j multiplied by n plus 1 divided by 10 वैल्यू. हमारे पास सेम n+1 वहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ हम डेटा को 10 से डिवाइड कर रहे हैं. अगर हम D1 मालूम कर रहे हैं तो हमारा j जो है वो 1 होगा. अगर हम D2 मालूम कर रहे हैं तो हमारा j जो है वो 2 होगा. तो जो भी डिसाइल हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर हम जो है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो j डिसाइल जो है रिस्पेक्टिव डिसाइल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. सेम डेटा सेट पे लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड डिसाइल. जो हमने पहले अनग्रुप डेटा क्वार्टाइल के लिए एग्जांपल यूज़ किया था, वही एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे दोबारा डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो D1 एंड D2 विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा. ये दो हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा. सो सिमिलरली जो है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली है सेम वे में. उसके बाद फिर अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करते हैं. तो D1 के लिए जो है वो n+1 डिवाइडेड बाय 10. हमारे पास 180 हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी थी. हमने यहाँ पर जो है उसमें 1 प्लस करके 10 से डिवाइड किया तो 18.18 आइटम. सो 18.1 आइटम जो है वो हमारा फर्स्ट डिसाइल होगा. अगर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम डेटा सेट में देखते हैं तो इट कम्स टू बी 15. सो फर्स्ट डिसाइल या 10% डेटा जो है वो 15 या इससे बिलो लाई करता है. इसी तरह से अगर हम D2 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट कम्स टू बी 36.2. 36.2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम जो है वो डेटा सेट में देखते हैं तो इट कम्स टू बी 25. सो इन दिस वे फॉर अनग्रुप डेटा जो है हम डिसाइल्स मालूम कर सकते हैं. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ग्रुप डेटा डिसाइल्स. पहले हम उसी तरह से जो है वो अनग्रुप डेटा फार्मूला से जो है वो डिसाइल क्लास मालूम कर लेंगे. फिर उस क्लास की वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करके और एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेटा में अगर ग्रुप डेटा है तो उस रेलेवेंट क्लास के अंदर वन इंडिविजुअल वैल्यू फॉर आर डिज़ायरियस डिसाइल क्या होगी. नाउ वी मूव ऑन टू दी परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स में भी हमारे पास जो है वो अनग्रुप डेटा के लिए सेम फार्मूला है. सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो है वो पी जे या कोई भी एक स्पेसिफिक परसेंटाइल मालूम करने के लिए हम जो है जो परसेंटाइल फर्स्ट परसेंटाइल कर रहे हैं तो जे वुड बी इक्वल टू 1. सेकेंड के लिए J2, 99th परसेंटाइल के लिए J वुड बी इक्वल टू 99. सो 1 से लेके 99 तक के परसेंटाइल मालूम करने के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 100 को हम रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो फॉर फाइंडिंग दी परसेंटाइल क्लास हम पहले ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. इससे हमारे पास जो है वो क्लास आइडेंटिफाई हो जाएगी. फिर उस क्लास से रिलेटेड वैल्यूज़ को हम इस ग्रुप डेटा फॉर्मूला में पुट करके और मालूम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल वैल्यू फॉर दी परसेंटाइल क्या है इन ग्रुप डेटा. सो इन दिस वे जो है वो परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा कैन बी फाउंड.